नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं आप सभी को जो हमने अपने फर्स्ट 2 वीडियोस में कुछ डिस्कशन किया था उसके बुलेट पॉइंट्स को फटाफट समराइज कर देता हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was constituted under the Cabinet Mission Plan of 1946. Total, there were 389 members and 22 committees were formed. Elephant was the symbol adopted by the Constituent Assembly. पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की दिसंबर 9, 1946 में हुई थी और टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे या लॉ डे बनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस बनाते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was the interim president, and by election on 11 December 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected as the first president of the Constituent Assembly. Sir B.N. Rao was appointed as the legal advisor to the Constituent Assembly. Biohar Ram Manohar Sinha beautified the preamble calligraphed by Prem Bihari Narayan Raizada, and Nand Lal Bose beautified the constitution calligraphed by Vasant Kumar Vaidya in Hindi language. Preamble of the Constitution is important and it should be read with grand and noble vision. ये केशवानंदा भारती केस में जजमेंट आई थी। प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है पर सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। अभी तक एक बार प्रियम्बल को अमेंड किया गया है जो 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा किया गया था। इसमें 3 शब्दों को सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को जोड़ा गया था। अब हम पार्ट 1 की चर्चा कर लेते हैं। Part 1 of the Indian Constitution, dealing with Article 1 to 4, is titled with the Union and its territories. Article 2 states that Parliament has the power of admitting or establishing a new state as a part of Indian dominion. Article 3 states the conditions of adding state. Bill regarding this can only be introduced on the recommendation of the President. Before recommending the bill, the President shall refer it to the concerned state legislature. However, President is not bound to follow such opinion. This indicates that Indian Constitution is a federal structure. अगर किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज या डिक्रीज करना है तब भी सेम ही प्रोसीजर रहता है। This bill is introduced as ordinary bill, therefore is passed by simple majority in both the houses. Article 4 states जो भी लॉ हम आर्टिकल 2 और 3 के अंदर बनाते हैं उसके कारण शेड्यूल 1 और 4 में भी अमेंडमेंट लाया जाता है। शेड्यूल 1 द स्टेट, शेड्यूल 4 एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट्स। ऑफ दिस हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर रिफ्यूज टू जॉइन इंडियन डोमिनियन। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कमेटी 1956 में बनी थी उसको हम लोग जेवीपी कमेटी के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पित्ता भाई सीतारमैया। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो अक्टूबर 31, 2019 को इम्प्लीमेंट हुआ, डिवाइडेड JNK into 2 separate union territories, JNK and Ladakh. दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 2019 जो 26 जनवरी 2020 को एनेक्ट हुआ, इसने दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली को मर्ज किया और इसका एक मर्ज कैपिटल दमन बनाया। अब इंडिया में कुल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। मेरे साथ श्री शंकर कुमार झा जी मौजूद हैं। नमस्कार। इससे पहले कि हम पार्ट 2 सिटीजनशिप पर डिस्कशन शुरू करें, मैं इनका परिचय करा दूं। इनको 25 वर्ष से ज्यादा लीगल फील्ड में हो गया है। ये काफी सारे इश्यूज पर की स्पीकर रह चुके हैं, नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराया है, डिबेट पार्टिसिपेंट भी रहे हैं। इनके काफी सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। यह एक सोशल मैगजीन के संपादक भी रह चुके हैं। ये एक सोशल वर्कर भी हैं और काफी सारे रिफॉर्म्स में पार्ट भी लिया है और अभी ये सुप्रीम कोर्ट और भारतवर्ष के विभिन्न उच्च न्यायालयों, कमीशंस, ट्राइब्यूनल्स आदि में अपीयर होते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि कंटेंट के डेवलपमेंट में काफ़ी रिसर्च हम करते हैं। ये हमारा प्रयास होता है कि जो परीक्षाओं में जैसे SSC, LLB, LLM या फिर कॉम्पिटिटिव बाकी एग्जाम्स में लीगल से रिलेटेड या लीगल अफेयर्स से रिलेटेड जो भी संभवतः प्रश्न आते हैं उन कॉमन क्वेश्चंस के हम आंसर्स आपको दें, समझाएं कि उनके आंसर्स ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं।
आपका आशीर्वाद हम लोग को सदैव मिलता रहा है। आशा करता हूँ आपका ऐसे ही मिलता रहेगा आशीर्वाद। इसी से हम बहुत प्रोत्साहित होते हैं और आगे आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो मेरा जो आपसे पहला प्रश्न है वो ये है कि जो सिटीजनशिप है इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? आपने बड़ा अच्छा अभी चर्चा किया है। उन्होंने बड़े जल्दी जल्दी बहुत सारी बातें बताई हैं। मेरा प्रयास होगा जल्दी जल्दी आज अपनी बात रखूं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, उसने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। जब निर्माण किया तो एक पूरी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन सामने खुल करके आ गई। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो प्रेम्बल से होता है। उसके बाद उसका प्रथम खंड है पार्ट 1, और आज पार्ट 2 की चर्चा होगी। पार्ट 1 में यूनियन और उसके टेरिटरी की चर्चा है, और पार्ट 2 के अंदर में सिटीजनशिप की चर्चा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 को जब हम पढ़ते हैं तो हमें स्पष्ट होता है कि सिटीजनशिप संबंधी कानून बनाने का संपूर्ण अधिकार मूल रूप से सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। भारत जब आजाद हुआ, सिटीजनशिप से संबंधित कानून में क्या व्यवस्था दी गई थी तब? देखिए, भारत, इसको समझिए, भारत शुरू से एक देश था। फर्क सिर्फ इतना था, देश था तो यहाँ के नागरिक थे, और नागरिक थे तो उनको नागरिक होने का अधिकार भी प्राप्त था। तो ऐसा नहीं कि संविधान बनने से वो नागरिक बन गए और संविधान बनने से पहले वो नागरिक नहीं थे। संविधान में जो व्यवस्था लाई गई वो सारी चीजों को समाहित करते हुए लाई गई, और संविधान में ये व्यवस्था दी गई कि जो पहले से ही भारत के नागरिक हैं वो संविधान में भी वो नागरिक कहलाएंगे। जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो बहुत खून खराबा हुआ था, तो तब कुछ लोग जो थे वो पाकिस्तान से भारत आ गए, अपना सारा कुछ वहां पे पाकिस्तान में छोड़ के। तो उन लोग के लिए भी कुछ व्यवस्था दी गई है क्या हमारे कानून में? हाँ, ये एक समझने वाली बात है। वो तो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, भारत आजाद 1947 में हो गया और संविधान 1950 में आया, और जो विभाजन को लेकर के जो चर्चा शुरू हुई 1935 के बाद ही शुरू हो गई थी। तो 47 से लेकर के 50 तक की जो यात्रा थी, उस यात्रा में ही भारत और पाकिस्तान के अलग अलग हो जाने से जो प्रभाव दिखना था वो आम नागरिकों पे दिखने लगा। वो जो खून खराबा हुआ, उस खून खराबा के कारण बहुत सारे लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर के भारत आ गए। भारत से भी कुछ लोग पाकिस्तान गए। और इस पृष्ठभूमि के साथ मैं क्या कहना चाहता हूं, तो जो हमारे संविधान निर्माता थे वो इस वस्तु स्थिति से, इस वास्तविकता को समझ रहे थे, और इन वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने संविधान के अंदर में धारा 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 डाला। ये सारी धाराएं विभिन्न प्रकार के नागरिकता कानून के संबंध में संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करता है। इसमें अब हमने जो चर्चा की, इसमें 3-4 डेट्स बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। मैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। पहला डेट कौन सा हुआ? वो पहला तारीख हुआ 14 अगस्त 1947, जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। दूसरा कौन सा दिन हुआ? तो दूसरा दिन 15 अगस्त 1947 हुआ, जब भारत आजाद हुआ। उसके बाद संविधान में 2 अलग अलग दिनों का, तारीखों का महत्व दिया गया है इन प्रावधान के अंदर में। पहला है 1 मार्च 1947 का, और दूसरा है 19 जुलाई 1948 का। अब ये 4 तारीख क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये 4 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब कोई देश बन गया, चाहे वो 14 अगस्त हो, चाहे 15 अगस्त हो, तो वो देश सॉवरेन हो गया, उसका अपना कानून हो गया। क्योंकि वो सॉवरेन हो गया, उसमें संप्रभुता आ गई, तो उसके कानून उसके हिसाब से चलते थे। हम अलग हो गए। पहले हम 1 मार्च 1947 की चर्चा कर लेते हैं। तो 1 मार्च 1947 इन्होंने इस बात के लिए दिन तय किया था, जिस दिन इंडियन टेरिटरी से परमानेंटली कोई भी सिटीजन जो भारत के रेजिडेंट थे वो माइग्रेट होकर के पाकिस्तान चले गए।
यहाँ माइग्रेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माइग्रेट मीन्स कि भाई ये एक परमानेंट है, कि आपके पास इंटेंशन था कि आप भारत छोड़ करके परमानेंटली पाकिस्तान के नागरिक बनने के लिए चले गए हैं, तो वो सीज टू बी इंडियन सिटीजन हो गए, उनकी भारत में नागरिकता खत्म हो गई। ऐसे लोग जो पाकिस्तान से आए थे उनके लिए क्या व्यवस्था दी? तो उनके लिए व्यवस्था यह दी गई कि 19 जुलाई 1948 तक जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए उनको नागरिकता मिल जाएगी, वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। ध्यान रहे कि इसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि भारत मतलब इंडिया मतलब 1935 का भारत, संयुक्त भारत, इसलिए वो पाकिस्तान से 19 जुलाई तक आ गए, तो उनको 15 अगस्त के बाद भी 19 जुलाई 48 तक लौट करके आ गए, तो उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। ऐसे भी लोग होंगे जो 19 जुलाई के बाद भी आए होंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था थी, ये भी आप लोग को जानना चाहिए। तो 19 जुलाई के बाद जो लोग आए पाकिस्तान से भारत, उनके लिए यह व्यवस्था दी गई कि आप आए, हमारे यहाँ अथॉरिटी है, आप उस अथॉरिटी के अंदर में अपने आप को प्रोड्यूस करें, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, और वहां से जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो होगा, और प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपको ग्रांट किया जाएगा सिटीजनशिप ऑफ भारत, उसके बाद भारत की नागरिकता आपको दी जाएगी। यह व्यवस्था 19 जुलाई से बाद के आने वाले लोगों के लिए की गई। अब यह तो संविधान की व्यवस्था थी। हम सबको मालूम है कि संविधान तो अपने आप में शक्ति देता है, सिद्धांत देता है, नीति तय करता है, इसके बाद कानून भी बने, और सबको मालूम है कि जो एक कॉम्प्रिहेंसिव होता है, एक व्यापक कानून इस पर बनना होता है, एक्ट बनना होता है, वह सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जाके बना। एक जो मेरा एक और है सवाल, वो ये है कि क्या भारत का संविधान डुअल सिटीजनशिप की भी व्यवस्था रखी गई है कुछ भारत में? नहीं, भारत में बड़ा स्पष्ट है, इसको हम लोग प्राय ऐसे रखते हैं संविधान में भी और कानून में भी, कि अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता सीज कर जाती है, आप भारत के नागरिक नहीं रहे। यह भारत के अंदर नागरिकता को लेकर के स्पष्ट कानून है और संवैधानिक की स्थिति भी है। आपने बताया था कि सिटीजनशिप को लेकर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, तो क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर को दर्शाता है क्या, या मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर को स्थापित करता है क्या? ये देखिए, जब कभी भी जहां कहीं भी ऐसा लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे अधिकार केंद्र सरकार के पास है, संसद के पास है, तो यह स्पष्ट होता है कि भारत में जो स्थिति है वह कमोबेश फेडरल वाली है, लेकिन जो अलग अलग संविधानविद हैं उनको उनका अपना अपना हमारे भारत के संविधान के प्रति मत है। इसको हम कह सकते हैं कि यह यहाँ पे जो स्थिति है इससे आप फेडरल स्ट्रक्चर के टेस्ट को कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा, थैंक यू। भारत के संसद ने मतलब जो पहली बार जो सिटीजनशिप एक्ट में कानून में जो परिवर्तन किया था वो कब किया था, क्या था वो? देखिए, 1955 में ये प्रथम बार कानून बना। उस कानून बनने के बाद अब उतना सत्र तो या ध्यान में नहीं है कि किस वर्ष ऐसा हुआ, उसके बाद 2-3 बार इसमें अमेंडमेंट आ चुके हैं। अंतिम अमेंडमेंट हाल का 2019 का है। पीछे 6 महीने का जो प्रावधान था कि आपको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपको 6 महीने यहाँ रहने का पहले का प्रमाण होना चाहिए, उसको बाद में बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया था, और ये बहुत सारे अमेंडमेंट लाए गए थे। फिर उसको बढ़ा करके शायद बाद में 11 वर्ष कर दिया गया था।
अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि लेटेस्ट जो भी अमेंडमेंट हुआ है अभी ही हुआ है फिलहाल, तो आप अगर उसके अमेंडमेंट के बारे में हमें कुछ बताएं जो 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। देखिए 2019 में जो अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट तो था बड़ा सरल। उस अमेंडमेंट को लेकर के लोगों को सिटीजनशिप मिले, इसकी एक स्थिति पैदा की गई थी एक वर्ग विशेष को। लेकिन उसको लेकर के जो विरोध हुआ, ऐसा विरोध हुआ जैसे इस पूरी प्रक्रिया में किसी वर्ग विशेष का की नागरिकता के अधिकार का हनन किया जा रहा है। इसको और स्पष्टता से रखें तो 2019 का जो अमेंडमेंट था उसमें जो 6 समुदाय के लोग हैं उसमें पारसी, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और हिंदू हैं। ये 6 समुदाय के लोग अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आकर के ये 6 समुदाय के लोग अगर भारत में 31 दिसंबर 2014 के पूर्व से रह रहे हैं और इन्होंने 2 कानून का भी हवाला दिया गया है, पासपोर्ट एक्ट और फॉरेन एक्ट। इन कानून में इनको रहने में किसी प्रकार का कोई पासपोर्ट एक्ट के प्रोविजन का और फॉरेन एक्ट प्रोविजन का हनन नहीं किया है, तो ऐसे लोगों के ऊपर इलीगल माइग्रेंट का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और ये अपना अथॉरिटी के पास जाकर के नेचुरलाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप के लिए उस कानून के तहत आवेदन कर सकते हैं और इनको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। पूरी व्यवस्था ऐसी है मोटे तौर पर। जी धन्यवाद। अगर आप सभी को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कुछ भी पार्ट 2 सिटीजनशिप या फिर लेटेस्ट लीगल अफेयर से संबंधित कोई सवाल आपका है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। एक बार आप सभी को फिर से 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।